का फोकस ही यही है कि डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास सही तरीके से सही फॉर्मेट में क्वालिटी के साथ आना ज़रूरी है। जितने अच्छी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आएगी, जितने अच्छे तरीके से उसे टेबुलेट किया गया होगा और जितने अच्छे तरीके से स्पेसिफिक तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया होगा, आप उतने बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। और अकाउंटिंग का ताल्लुक आपकी पर्सनल लाइफ से भी है, प्रोफेशनल लाइफ से भी है, और अकाउंटिंग खुद तो एक प्रोफेशन है ही। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केटिंग में हैं, तो मार्केटिंग में होने के बावजूद आपको अकाउंट फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट वाले आपको चीज़ें बेचते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको बेचते हैं कि आपका अकाउंट रिसीवेबल कितना है, डेज आउटस्टैंडिंग आपकी सेल्स कितनी है, और आप प्राइसिंग जो आप दे रहे हैं उसके अंदर किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने प्राइसिंग सही नहीं दी है, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है या लॉस हुआ है, या दैट प्राइसिंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें डिस्कशन में फिर आती हैं कि भाई आपने पॉलिसी से हट करके प्राइसिंग कैसे की है। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि भाई आपकी फर्म की बिजनेस हेल्थ कैसी है, क्योंकि मार्केटिंग वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेवेन्यू के। ऑर्गेनाइजेशन जब रेवेन्यू अर्न करती है तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अगर रेवेन्यू अर्न नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको अपने किसी भी डिपार्टमेंट में हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू जनरेशन। तो रेवेन्यू जनरेशन में सबका रोल होता है, क्योंकि सभी का मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू अर्न करे। हाँ, एचआर का भी यही पर्पस होता है। वो राइट प्लेस पे राइट लोगों को इसीलिए प्लेस करता है एचआर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही रेवेन्यू अर्न कर सके। तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग का ये बहुत बड़ा टूल है, सोफिस्टिकेटेड टूल है। पहले जो है इस तरह की एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जो है वो की एनालिसिस बहुत आसान हो गई है कंप्यूटर की वजह से। और कंप्यूटर की जो क्यूरी बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं एसएपी वगैरह में, यू जस्ट नीड टू पुट इन योर क्यूरी, वो आपकी क्यूरी के हिसाब से आपको डेटा एक प्रॉपर शेप में दे देता है, विच सर्व्स टू यू एज एन इंफॉर्मेशन। तो आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग में दैट हेल्प्स यू। अकाउंटिंग आपकी डेली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आपको, कैसे आप डिसीजन ले रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एचआर वाले को टारगेट दिया गया है कि जनाब पेरोल जो है वो पूरे रेवेन्यू का 10% होना चाहिए। तो उसका ताल्लुक है फाइनेंस के साथ, अकाउंटिंग के साथ। उसको देखना होता है कि जो उसका पेरोल एक्सपेंस है कितना जा रहा है, किस जगह पे कितना जा रहा है, परमानेंट एम्प्लॉइज में कितना जा रहा है, सैलरी में कितना जा रहा है, वेजेस में कितना चल रहा है, उनके इंसेंटिव्स में कितने अमाउंट जा रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स में कितने पैसे जा रहे हैं, आवरली वर्कर्स में कितने पैसे जा रहे हैं। जैसे ही देखते हैं उसका बजट 10% से एक्सीड हो रहा है, जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तभी वो देख सकेगा। तो फिर वो रेलेवेंट मैनेजर से बात करता है कि जनाब आपको इतने एम्प्लॉयज़ कम करने चाहिए, आवरली एम्प्लॉयज़ को आप फायर कर दें, या इस तरह, या ये कि रिड्यूस्ड आवर पे ले आए लोगों को, ताकि हम अपने बजट के मुताबिक रहें। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली कोशिश करती है कि अपने बजट के हिसाब से चले, क्योंकि बजट में रेवेन्यू के भी टारगेट होते हैं, एक्सपेंसेस के भी टारगेट होते हैं। आपको दोनों टारगेट अचीव करने होते हैं कि रेवेन्यू क्या होगा आपका, एक्सपेंसेस क्या होंगे आपके, ताकि आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन हो सके, वो अचीव हो सके। उन सब के बावजूद कि आपके पास सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशंस मिस्टेक्स करती हैं, ब्लंडर्स करती हैं। और आपकी बुक स्टार्ट ही हुआ है एचपी के एक्विजिशन से, कि एचपी ने एक्विजिशन किया एक यूएस बेस्ड कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी, उसका नाम है ऑटोनॉमी। यूके की कंपनी है ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी के चीफ एग्जीक्यूटिव को कहा जाता था कि ही इज द बिल गेट्स ऑफ यूके। तो एचपी तो चूंकि प्रिंटिंग वगैरह और कंप्यूटर हार्डवेयर इन चीज़ों में ज़्यादा थी, तो एचपी सॉफ्टवेयर में जाना चाहती थी। तो आजकल एक बहुत जल्दी किसी बिजनेस में इंटर होने का तरीका ये है, खासतौर पर अमेरिकन कंपनी उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते, कि वो किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। किसी कंपनी को एक्वायर करने से ये फ़ायदा होता है कि ऑलरेडी वो इस फील्ड में वर्किंग कर रहे होते हैं, फिर उसके अपने अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स अप्लाई करके उस कंपनी को ज़्यादा पॉलिश करके, ज़्यादा रिफाइन करके उसको सक्सेसफुल करने की कोशिश करते हैं। अब हुआ ये कि जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं,
आप उसके ड्यू डिलीजेंस करते हैं। ड्यू डिलीजेंस का ये मतलब होता है कि आप उसके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, उसके आप रेवेन्यू चेक करते हैं, उसकी आप हेल्थ चेक करते हैं, कस्टमर बेस चेक करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चेक करते हैं। खुद आपके अपने क्वालिफाइड ऑडिटर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसे चेक करते हैं, प्लस आप किसी कंपनी को भी हायर करते हैं जो उस कंपनी के सारे अकाउंट्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू करते हैं और चेक करते हैं। $60 मिलियन स्पेंड किया एचपी ने सिर्फ इन लोग कंपनीज के ऊपर जिन्होंने ड्यू डिलीजेंस की इसका, और इसको $11.3 बिलियन में उन्होंने परचेज किया, लेकिन एक साल के बाद उनको $8.8 बिलियन राइट ऑफ करना पड़ा। क्या मतलब हुआ? राइट ऑफ का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा हमने जो इस कंपनी को खरीदा था ये सोच करके कि इसके एसेट्स जो हैं वो $11.3 बिलियन वर्थ के होंगे, तो एक्चुअली ऐसा था नहीं, बल्कि उसके एसेट मेनली $2.5 बिलियन के थे। तो बाकी अमाउंट को उन्हें राइट ऑफ करना पड़ा। राइट ऑफ का मतलब ये होता है अपने अकाउंटिंग हिस्ट्री से आप ऑथराइज सिग्नेचर के थ्रू उसको निकाल देते हैं, ये बैड डेट है या ये क्या ये गलत एंट्री है, इसको राइट ऑफ कहते हैं। तो आपने राइट ऑफ कर दिया। अब क्वेश्चन है इसके क्या ऐसा क्यों हुआ? एक कंपनी को एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद उसका 80% ऑफ द वैल्यू को राइट ऑफ करना पड़ा। पता चला कि वो जो ऑटोनमी है उन्होंने इस तरह के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अप्लाई किए हुए थे कि उन्होंने अपने रेवेन्यू इन्फ्लेटेड किए हुए थे, अपने एक्सपेंसेस को सप्रेस किया हुआ था, और अपने कस्टमर्स के साथ परचेजेस के डीपीएस किस्म की एंट्रीज की हुई थी, और एज ए रिजल्ट ह्यूलेट पैकार्ड को एचपी को इतना ह्यूज लॉस हुआ। अब आप देखेंगे एचपी तो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके अंदर तो 1000 सीपीएस काम करते होंगे, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एफसीए सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स काम करते होंगे, बट वो ड्यू डिलीजेंस चूंकि प्रॉपर नहीं की, उसको अच्छे तरीके से चेक नहीं किया, एज ए रिजल्ट उनको इतना बड़ा राइट ऑफ करना पड़ा कि जिसकी वजह से उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना पड़ा, और एचपी के जो शेयर प्राइस है वो गिर गई, और एचपी ने फिर केस में कोर्ट में केस किया हुआ है अगेंस्ट ऑटोनॉमी चीफ एग्जीक्यूटिव। ऑटोनॉमी का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि हमने कोई गलत काम किए ही नहीं है, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक चीज़ों को एंटर किया है, हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही है। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रैक्टिस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो आप इस तरह से मैनेज करके चलते हैं कि जितना बुरा भी नहीं लगता है, लेकिन वो इतने ठीक भी नहीं होते। तो अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर इंटेग्रिटी इज़ ए वेरी सीरियस इशू, और अगर इंटेग्रिटी ना हो तो फिर अकाउंटिंग में बेमानियाँ होती हैं। उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जिससे आपकी किताब का स्टार्ट हुआ है। अब जाहिर है फ्यूचर में आप ही लोगों ने दुनिया में लीडरशिप संभालनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के इंशाल्लाह, तो आप लोगों के सामने भी यही क्वेश्चंस आएंगे। पता चला आपको कंपनी ने इंचार्ज बनाया हुआ है किसी टेक ओवर का या एक्विजिशन का या मर्जर का, $10 बिलियन की एक्विजिशन है या मर्जर है, और आप उसमें जो है वो सही तरीके से रोल नहीं प्ले कर सकेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस को तो $1 मिलियन का $1 बिलियन का लॉस होगा ही होगा। आप भी जॉब से फायर हो जाएंगे, और आपको फिर मार्केट में जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि लेबल लग जाएगा कि जनाब इन्होंने एक्विजिशन में हमाकत की थी। तो उस वक्त आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी अकाउंटिंग की कितनी क्वालिफिकेशन थी, आपने चूंकि वो जॉब टेकअप की है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए इस कोर्स के अंदर हम इतनी अकाउंटिंग ज़रूर पढ़ा देते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अगर आप खुद भी थोड़े से मेहनती हो और समझदार हो। जी मेहदी साहब, कैसे हैं जी आप? इस्लाम। अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, वो आपके एग्जाम्पल से मुझे एक और एग्जाम्पल याद आया। वो और आपने, आई एम श्योर याद होगा आपको, जीई और एल्स्टॉम के दरमियान जो एक मर्जर डील हुई थी जी 2017 में, आई थिंक। जीई राइट। ने टेक ओवर किया उनके गैस टरबाइन डिवीजन को, और फिर उनको वापस बेचना पड़ा उसको लॉस में। लाइक दे सोल्ड इट बैक टू एल्स्टॉम एट अ वेरी ह्यूज लॉस। तो उस पर सीईओ की रिज़ाइन होने की बात आपने जो की, इनके भी जी सीईओ ने रिज़ाइन किया इस बहुत ही अजीब सी डील पे। तो कोई, अगर आपको याद हो, उस पर क्या कमेंट है, क्या वजह थी जो इतना यही इन्फ्लेशन, जो ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई, क्या मसला था इसमें?
ये यार उनका नाम था जेन बाकर या कुछ ऐसे उनका ब्रांड का नाम था। जीई के गैस टरबाइन डिवीजन तो अलग था, मतलब जेन अच्छा बाकर तो आई थिंक वो है उनका अच्छा। जेनसेट का डिवीजन है। एल्स्टॉम का यूरोप का टरबाइन का वो जो है वो एल्स्टॉम छोटे टरबाइन बनाता है, जी बड़े टरबाइन बनाता है। तो जी ने उसको एक्वायर किया था अपने इसको एनहांस करने के लिए, बिजनेस पोर्टफोलियो को एनहांस करने के लिए। तो दुनिया का नंबर वन प्लेयर बन के जाता अगर वो सही तरीके से एक्विजिशन करते। मुझे एग्जैक्टली इसकी स्टोरी नहीं पता है, मैं चेक करके आपसे डिस्कस कर सकता हूँ अगली क्लास में। लेकिन ये कि इस तरह के बहुत सारे एक्विजिशंस और मर्जर्स हैं वो जो दुनिया में फेल हुए हैं, और उसके फेल होने की बड़ी वजह है उसके पीछे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सीरियस एनालिसिस ना करना। अभी आगे चल करके हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। का एग्जांपल है, एनरॉन का एग्जांपल है। ये चीज़ें तो मुझे पता है, लेकिन मैं इसको चेक कर लूँगा कि जी एल्स्टॉम डील में क्या चीज़ डूबियस थी। ओके जी। जी जनाब उबैर साहब। सर इंडिया की एक एयरलाइन का भी है इसमें एग्जांपल, किंगफिशर एयरलाइन का। अच्छा। उन्होंने डेक्कन एविएशन को उन्होंने इसी तरह से एक्वायर किया था, और रीज़न यही था कि वो अर्ली जो है ना अपने बिजनेस को थोड़ा सा बूस्ट करना चाह रहे थे, और इंटरनेशनल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। डोमेस्टिक आपको जो है वो 2 इयर्स आई थिंक सक्सेसफुली करने के बाद इंटरनेशनल लाइसेंस मिलता है। तो वो उसके चक्कर में उन्होंने डेक्कन एविएशन को एक्वायर किया था, बट वो ऑलरेडी लॉस में थी, तो कुछ इस तरह का। तो वो अल्टीमेटली वो दोनों ही जो है वो बंद हो गई थी। अच्छा, दोनों बंद हो गई। देखिए इतना इम्पैक्ट पड़ा, एक्वायर करने वाली कंपनी भी बंद हो गई, और जिस कंपनी को एक्वायर किया गया था वो तो पहले ही स्ट्रगल कर रही थी, वो भी बंद हो गई। सर तो 18,000 एम्प्लॉईज उसमें थे। सबकी जॉब चली गई, फेस लॉस हुआ, इमेज लॉस हुआ, और बहुत सारे केसेस में चीफ एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन सीरियस केसेस में चीफ एग्जीक्यूटिव अरेस्ट भी हुए हैं और उनको पनिशमेंट भी मिली है। तो ये सब होता है। ये सब बताने का मकसद ये है कि आपको डराया जाए। यस आई मीन इट कि मैं आपको डरा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आप जूनियर पोजीशंस पे हैं। अभी आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया तो उसका फाइनेंशियल लॉस कम होगा। लेकिन जब आप सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे होंगे, डिपार्टमेंटल हेड पोजीशन पे होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे इंशाल्लाह, तो आप ऐसे डिसीजन लेंगे जिनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। और चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए दो ही रास्ते होते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है या फिर बाहर का रास्ता होता है। उसके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। तो इसलिए अकाउंटिंग को आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंटली समझें, बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक रखें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, उसके टेक्निकल जार्गन्स है। हर चीज़ के अपने टेक्निकल जार्गन्स होते हैं। आपने सप्लाई चेन में देखा, उसके अपने टेक्निकल जार्गन्स थे। आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखा कि उसकी अपनी लैंग्वेज थी। इसी तरीके से अकाउंटिंग की भी अपनी लैंग्वेज होती है कि रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या होता है, फाइफो क्या है, लाइफो क्या है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को, कॉस्टिंग मेथड्स क्या है, ये सब आपको समझने की जरूरत है। एक दफ़ा आप समझ लेंगे, एक बेसिक आपको आ जाएगा, तो यू विल बी थ्रू इंशाल्लाह। आप कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली काम करने नहीं जा रहे, बल्कि आपको तो फाइनेंस इतना समझना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में उसे इंटेलिजेंटली यूज कर सके उस नॉलेज को। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी क्यों ना हो, आपका अपना घर भी क्यों ना हो, इन सम वे और अदर अपना रेवेन्यू डिफाइन करते हैं कि कितने पैसे पूरे महीने में आएंगे या पूरे साल में आएंगे। अपने एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं। और जो अक्लमंद फैमिलीज होती हैं वो अपने एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से कम रखते हैं, तो इस तरह से उनकी कुछ सेविंग हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑपरेट करते हैं। तो वो अपने रेवेन्यू को एक लेवल पे रखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने रेवेन्यू के टारगेट से अचीव कर सकें, एक्सपेंसेस को विद इन बजट रख सकें। जब रेवेन्यू के टारगेट से अचीव हो जाते हैं, एक्सपेंसेस विद इन बजट होता है, तो कंपनी मेक्स प्रॉफिट। जब कंपनी में प्रॉफिट करती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, डायरेक्टली मिलती हैं या इनडायरेक्टली मिलती हैं। और कंपनीज उसी वक्त सर्वाइव कर सकती हैं जब उनका फाइनेंशियल फ्लो सही हो, कैश फ्लो सही हो। अगर कैश फ्लो ख़राब हो जाए तो अच्छी से अच्छी कंपनी भी ख़त्म हो जाती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो बहुत स्ट्रांग थी अपने वक्त में,
विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि वो अपने कैश फ्लो को मेंटेन नहीं रख सके। और ये कहा जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स इट इज़ ए सिन नॉट टू मैनेज कैश फ्लो प्रॉपरली। चीफ एग्जीक्यूटिव का अगर सबसे बड़ा काम आप कहें क्या है, कि वो कैश फ्लो को प्रॉपरली मैनेज करे, यानी कि कैश सरप्लस में रहे। और कैश सरप्लस में रहने के लिए एक वजह तो ये भी है कि उसके सारे एक्सपेंसेस मीट होते रहे। दूसरी बात ये है कि जब भी आप ग्रोथ में जाते हैं ना, तो कैश सरप्लस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कैश सरप्लस कम हो जाता है। कैश सरप्लस इसलिए कम हो जाता है कि अब आपका पैसा ग्रोथ में लग रहा है, तो जाहिर आपका पैसा कहीं पे लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक रिटेल आउटलेट है, आप काम कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, कैश आपकी जेब में है, लेकिन आप दूसरा आउटलेट बनाना शुरू कर दें तो वही कैश आप उधर इस्तेमाल करना शुरू कर देते, तो आप एक्सपैंड तो कर रहे हैं, यू फील वेरी गुड, लेकिन क्या हो रहा है, इन द प्रोसेस आपका कैश फ्लो शॉर्ट हो रहा है। अब अगर आपने कैश फ्लो को प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो मे भी एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि ना ये रिटेल आउटलेट चल रहा है ना वो रिटेल आउटलेट चल रहा है। तो इसलिए आपको कैश फ्लो को ग्रोथ में तो बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ता है, रिसेशन में बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस इतने कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं लेकिन एक्सपेंसेस के कंप्रेस होने की एक लिमिट है, और रेवेन्यूज ड्रॉप हो जाते हैं रिसेशंस में, तो एज ए रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। दैट इज द टास्क ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से ग्रो करते करते चीफ एग्जीक्यूटिव बने, आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड यानी कैश फ्लो वो प्रॉपर है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, वो मैनेजरियल अकाउंटिंग कहलाती है, जो सिर्फ इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है। लेकिन वो अकाउंटिंग जो आम तौर पे पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज शेयर करती हैं, वो उनके स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो उनके आपको एनुअल स्टेटमेंट में भी मिलेगा, एनुअल जो उनकी बुक छपती है उसमें भी मिलेगा, उनके वेबसाइट्स में भी होते हैं आमतौर पे, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनकी वेबसाइट पे भी होते हैं, और 4-5 साल की परफॉर्मेंस जो होती हैं क्वार्टरली भी वो उसको अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स उन्हीं को देख करके ये डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो बेसिक जो कैश फ्लो के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट होता है, एक बैलेंस शीट होती है, और एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इन 3 चीज़ों से आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। और इसके साथ कुछ नोट्स भी लिखे हुए होते हैं, नंबर डाल करके वो नीचे नोट्स लिख देते हैं। सर रिपीट करेंगे तीनों चीजें इफ यू डोंट माइंड? तीनों चीजें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये आपको हर एनुअल रिपोर्ट में ये 3 रिपोर्ट्स तो मिलेंगी। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये रिक्वायरमेंट है SECP की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि आप इन चीज़ों को रिपोर्ट करें। आप भी अगर जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड पे करें तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एंड दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज दिस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज दिस। व्हाई दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज दिस? क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट है कंपेयर टू द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड का। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर 5 डायरेक्टर्स हैं, काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, हर साल उनको सर्टिफाई करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी, जनाब ये फेयर मैनर में अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, रीजनेबल तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैनेज कर रहे हैं, उनको ये सर्टिफिकेशन लेना होता है। क्यों ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है? कि अगर इन केस वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या फेल हो जाए तो जितने कंपनी के एसेट्स हैं उन एसेट्स को यूज करके जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे किया जाएगा। अब अगर कम जो एसेट्स हैं वो कम है तो क्रेडिटर्स को कम मिलेगा। पब्लिक लिमिटेड में भी इसी तरीके से, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी चूंकि पब्लिक में ट्रेड होती है, आम पब्लिक इसे उसके शेयर्स खरीदती है, तो इसलिए वो अपने स्टेटमेंट्स को शेयर करते हैं उनके साथ, ताकि वो देख सकेंगे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी जा रही है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके अंदर ये नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है, वो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को फॉर टैक्स पर्पसेस, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी मैं कंपनी बनाऊं जिसका मैं अकेला ओनर हूं
और उसको मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाया है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनाया है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले प्राइवेट लिमिटेड बनते हैं, फिर ग्रो करते हैं, इतने बन जाते हैं तो फिर पब्लिक ऑफरिंग में आईपीओ में जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया, गूगल ने किया और बहुत सारी कंपनीज ने किया, फेसबुक ने किया। कुछ अर्से तक खुद ही वो करते रहे, फिर उसके बाद वो आईपीओ में गए, जिसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी के 40% 45% शेयर वो मार्केट में सेल कर देते हैं। उस तरह एंटरप्रेन्योर को अपना कैश मिल जाता है, जो उसने ओवर द इयर्स इन्वेस्ट किया है, अपनी जो मेहनत इन्वेस्ट की है वो पैसे मिल जाते हैं। वो स्टिल ओनर रहता है, लेकिन अब उसको प्रोफेशनल मैनेजर्स रन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो यूनिलीवर है उसको प्रोफेशनल मैनेजर्स रन करते हैं। यूनिलीवर का कोई पर्टिकुलर आदमी ओनर नहीं है, यूनिलीवर के लाखों लोग ओनर्स हैं जो उसके शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कोई तो सर्व करेगा, तो उन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को मेक श्योर करती है गवर्नमेंट कि उनका इंटरेस्ट सर्व किया जाए, वरना वो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, वो कंपनी को बेच के निकल जाए तो क्या होगा, और ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा सख्त रखी हुई है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, फिर उससे कम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उससे कम इसलिए कि प्राइवेट कंपनी के लिमिटेड ओनर्स होते हैं और वो खुद आमतौर पर डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको फ़ायदा ये होता है कि उनकी लायबिलिटी जो होती है वो सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक होती है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उनके पर्सनल एसेट्स बेच करके उस लोन को नहीं पे किया जाएगा, बल्कि कंपनी के एसेट्स को बेच करके उसके लोन जितने पे हो सकते हैं पे होंगे, बाकी फिर अल्लाह अल्लाह करें। और सोल प्रोप्राइटरशिप को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, थोड़ी सी ज़रूरत है, वो सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए होती है, वो उसका कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि वो सारी की सारी उसकी अपनी इनकम है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिसमें मार्केट में ह्यूज लॉस हो जाता है, तो उसकी कंपनी के एसेट्स भी सेल होंगे, उसके पर्सनल एसेट्स भी सेल होंगे उस लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इसलिए डिफरेंट कंपनीज की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट बेसिकली पूरे साल का एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। पूरे साल में कंपनी ने इतना रेवेन्यू अर्न किया है, इतनी सेल्स की है, रेवेन्यू अर्न किया है, इतने उसके एक्सपेंसेस हुए, और फिर सेल्स में से आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब इतना पैसा उनको सेल से आया, इतना उन्होंने खर्च कर दिया, तो बचा क्या? वो प्रॉफिट बच गया। फिर उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ये सारी चीज़ होती है, ये कहलाता है इनकम स्टेटमेंट। तो ये चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि इनकम स्टेटमेंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटायर ईयर। ये पूरे साल की परफॉर्मेंस है, आपके लिए भी पता होना ज़रूरी है जनाब। मैं सिर्फ आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का भी फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, टू गेट एन आइडिया कि ये किस तरह की चीज़ें होती हैं। बट हम अपने जब आइडिया जैसे प्रोसीड करेंगे तो इंशाल्लाह हम इनकम स्टेटमेंट बनाना भी सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, किस तरीके से इन्वेंट्री को प्राइसिंग की जाती है, किस तरीके से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है, डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, और ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो किसी को अगर समझ में थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं भी आ रही हैं, इट्स ओके। ये देखिए, ये एक एक्सेल स्पोर्ट्स का इनकम स्टेटमेंट है। आमतौर पर इनकम स्टेटमेंट लिखने का तरीका ये होता है कि वो सबसे ऊपर 3 लाइनें होती हैं, ऊपर कंपनी का नाम होता है, जैसे एक्सेल स्पोर्ट्स को यहाँ पे एक्चुअली ऊपर होना चाहिए टेक्निकली, उसके नीचे इनकम स्टेटमेंट। सब प्रेजेंट कर दें, हमें नजर नहीं आ रहा। आई होप कि अब आप लोग इसे देख सकते हैं। यस सर, नजर आ रहा है, थैंक यू। तो ये एक सिंपल सा इनकम स्टेटमेंट है। आप किसी और कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो हो सकता है फुल पेज लेंदी इनकम स्टेटमेंट हो और फॉन्ट 6 में टाइप्ड हो, लेकिन उसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं और बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं जो आप भी करते हैं हमेशा। आपका रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो आपका मेन काम है उसके ज़रिए से जो पैसे आ रहे हैं वो रेवेन्यू कहलाता है। जैसे फौजी फर्टिलाइज़र का मेन काम क्या है कि वो फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू है। इन फर्ज कीजिए कि उनके कुछ लोगों ने जा कर के कहीं ट्रेनिंग भी दे दी, वो आ भी गया इनके पास, तो वो अदर इनकम में आएगा। इनका मेजर इनकम किस चीज़ से है? वो है फर्टिलाइज़र बनाने और बेचने से। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी रेवेन्यू में, दैट इज़ सेल।
मर्चेंडाइज सेल का मतलब होता है वो आइटम्स जो आप बनाते हैं और बेचते हैं वो आपके मर्चेंडाइज है, तो इसको मर्चेंडाइज सेल कहते हैं। तो तमाम कंपनीज का आपको पता है, जैसे शुमाइला जहाँ काम करती हैं उनकी मर्चेंडाइज सेल के आइटम्स क्या है, मेडिसिन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। फिर उनका एक छोटा सा दूसरा भी रेवेन्यू का सोर्स है, दैट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का भी रेवेन्यू लिख दिया उन्होंने। छोटा तो नहीं है, उनके मेन मर्चेंडाइज सेल का 20% है। इस तरह इनका टोटल रेवेन्यू आ गया। अच्छा, बहुत सारे इनकम स्टेटमेंट में आपको ये भी हो सकता है कि वो 3 जीरो हटा दें या 6 जीरो हटा दें, ऊपर लिखा हुआ होता है इन मिलियंस, इन थाउजेंड्स। तो आप समझ जाइए कि 25,800 का मतलब है इसमें आप 3 जीरो और ऐड कर दें तो वो 25.8 मिलियन हो जाएगा। ओके, तो आमतौर पे इनकम स्टेटमेंट को सिंप्लीफिकेशन के लिए बाद के डिजिट्स को नहीं लिखते, बल्कि सब का सब मिलियंस में कर देते हैं या बिलियंस में कर देते हैं या थाउजेंड्स में कर देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर तो ये रेवेन्यू हो गया आपका, तो टोटल रेवेन्यू आया आपका 30,800। अब आप देखें कि एक्सपेंसेस क्या क्या हुए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये एक सर्विस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है। सर्विस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में एक आइटम नहीं मिलेगा आपका। बाज़ लोग इसको कैलकुलेट करते हैं अलग से, बाज़ लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते। वो है मिसाल के तौर पे जो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक फर्नीचर की दुकान पे आप जाते हैं, वहाँ क्या चीज़ बिक रही है, फर्नीचर बिक रहे हैं। अगर आप उन्होंने फर्नीचर को 200 रुपये में बेचा है और उसको 150 रुपये में ख़रीदा था बेचने के लिए, उनके 150 रुपीज़ लगे थे उसको बनाने में, तो ये 150 रुपीज़ उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस आइटम की कॉस्ट होती है जो आप बनाते हैं। जैसे टोयोटा गाड़ियाँ बना रहा है, तो गाड़ी तो बेच रहा है 3 मिलियन की, लेकिन हो सकता है उस गाड़ी को बनाने में जो उसको टोटल कॉस्ट आई हो वो 2 मिलियन आई हो, तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, 2 मिलियन होगा। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो काफी है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आता है, नेट इनकम आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू में से आपने एक मेजर चीज माइनस कर दी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी उस आइटम को बनाने में आपका जो खर्चा हुआ है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो आपने माइनस कर दिया। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ओवरऑल होते हैं, उसको आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकती। जैसे शुमाइला बता नहीं सकती कि उन्होंने अगर कोई खांसी का सिरप बनाया है तो उसमें रेंट का एक्सपेंस कितना आया है, वेजेस का एक्सपेंसेस कितना आया है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस कितना है, क्योंकि ये पूरी कंपनी के लिए होता है। तो इस तरह के सारे एक्सपेंसेस को अलग जले एक्सपेंसेस के हेड में डाल देते हैं, और सबसे बड़ा हेड आमतौर पे होता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस, एक्सक्यूज मी सर, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो ये इसी में कंसिडर होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स में कवर होंगे ये सब? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंसीडर होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड की काउंटिंग इसलिए की जाती है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। वी विल डिस्कस दैट देयर। ओके सर। तो ये एक्सपेंसेस हो गए, इनको टोटल कर दें, रेवेन्यू से माइनस कर दें, तो आपका लॉस या प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जो कंपनी का मेन काम होता है उसको रेवेन्यू में लेते हैं, वरना तो इनको रेवेन्यू वैन बेच के भी हासिल हुआ है, पैसे ही हासिल हुए ना, लेकिन उन्होंने अलग से शो किया है। क्यों अलग से शो किया है? क्योंकि ये इनका मेन काम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको अलग से शो करते हैं। जी मेहदी साहब। सर मैंने अकाउंट्स कभी फॉर्मली पढ़े नहीं है, मतलब अकाउंटिंग जो है, बट आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के तहत जो है एक और कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन मुझे बताया गया था कि वो अकाउंटिंग में शायद नहीं शो करते वो, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंपैरिजन सेक में यूज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, डैम भी बनाना है, उन्होंने पावर प्लांट भी बनाना है, रोड्स भी बनाने हैं, तो अब उनके पास तो एक लिमिटेड पैसा होता है। तो अगर वो डैम बनाना डिसाइड करते हैं तो रोड नहीं बन सकती। तो रोड नहीं बनाना इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम।
और चूंकि आप ये समझते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि डैम बनाया जाए, क्योंकि डैम से पानी मिलेगा तो लोग सरवाइव कर सकेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा है, बेनिफिशियल ज़्यादा है, तो आपने एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज़ अचीव की। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सेक्रीफाइस करते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी को, जैसे मिसाल के तौर पे आज आप एक बुढ़े आदमी के सामने बैठे हुए, सैटरडे संडे आपको बेसिकली टाइम एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मेरी बकवास सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं फॉर्चुनेटली कंपेयर टू जो आपका सोशल टाइम है। तो सोशल टाइम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या तो आप क्लास ले सकते हैं या आप लोगों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं अपने क्लास फेलोज के साथ, आप दोनों काम नहीं कर सकते। तो जो दूसरा काम आप सेक्रीफाइस करते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अकाउंटेंट किसी ऐसे एक्चुअली पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि रोड तो बनी ही नहीं, इसलिए वो क्या चीज़ रिकॉर्ड करेगा, इसलिए अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड नहीं करता है। तो बहुत सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं जो फाइनेंस में तो यूज होते हैं, लेकिन अकाउंटेंट उनको रिकॉर्ड नहीं करता या कंसीडर नहीं करता। हाँ तहरीम, तुम आ गई हो, गुड। जी मोहतरमा, आप कुछ फरमाइए भी। आप गलती से हाथ रेस किया था, सोते सोते जो ना हाथ पड़ जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, हाथ क्यों रेस किया था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही क्या? सर मैंने आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, टाइप करके बता दो, हेलो। चैट में बता दो। अच्छा जी, तो ये चीज, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें जो कि मिसाल के तौर पे मार्केट में रिसेशन आ गया। अब रिसेशन का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस में, ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। अकाउंटेंट इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेगा कि उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं है। तो फिर इसी तरीके से अगर एम्प्लॉयज को फायर किया मजबूरी में, कंपनी का ह्यूज लॉस है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एसेट को उन्होंने ट्रेन किया, डेवलप किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एम्प्लॉयज को लॉस किया, लूज कर दिया, फायर कर दिया या ले ऑफ कर दिया, गोल्डन हैंड शेक दिया। तो इस, लेकिन कंपनी का लॉस तो वो है, लेकिन ये कोई ऐसा लॉस नहीं है कि जिसको कि अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जो जिनकी कोई चूँकि फाइनेंशियल वैल्यू असरटेन नहीं हो सकती, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने मैनेजमेंट को 2 प्रपोजल सजेस्ट करते हैं। एक का IRR है 15%, दूसरा का IRR है 17%। और इसलिए कंपनी 17% वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेती है, 15% वाले को सिलेक्ट ही नहीं करती है, उस पर काम ही नहीं होता। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की, लेकिन उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? ना उसमें कोई एक्सपेंस हुआ, ना कोई रेवेन्यू हुआ, कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको नोट तो करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको? क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है ना, ये डबल एंट्री अकाउंटिंग है। कोई चीज़ क्रेडिट होगी, कोई चीज़ डेबिट होगी। तो जब आप कोई चीज़ को कर ही नहीं रहे, कुछ क्रेडिट भी नहीं हुआ, कुछ डेबिट भी नहीं हुआ, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जब आप आगे जाकर काम करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा अकाउंटेंट, ठीक है। तो अकाउंटेंट उन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करता जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, कंपैरिजन सेक के लिए इंपॉर्टेंट हो, फाइनेंशियली उसकी इंपॉर्टेंस हो, लेकिन उसमें कोई पैसा कंपनी को आया ना गया, ना कोई चीज़ डेबिट हुई ना क्रेडिट हुई, अकाउंटेंट ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करता है। और ये ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है जो कि हम अगले इसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, बस तुम लोग जो है थोड़ा सा हिम्मत करके साथ साथ पढ़ते रहना, नहीं तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा जनाब, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इटसेल्फ एंड नहीं है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने बना दिया, वेरी गुड चीफ अकाउंटेंट साहब, शाबाश, बल्कि इट इज मीन्स टू अचीव एन एंड।
इनकम स्टेटमेंट आपको पूरे साल की परफॉर्मेंस बताता है, उससे पता चलता है कि आपने पूरे साल कितना अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है। और बैलेंस शीट आपका स्नैपशॉट होता है। जैसे आप लोग पार्टी में गए थे तो आप लोगों ने तस्वीर खींची, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट का स्नैपशॉट था। उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई, आपके एक्शंस चेंज हो गए, कन्वर्सेशंस चेंज हो गए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट स्नैपशॉट होता है 30 जून का, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून फाइनेंशियल ईयर करते हैं। ये 30 जून को क्लोजिंग होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी से 31 दिसंबर करते हैं, लेकिन चूंकि दिसंबर में क्रिसमस होता है तो बहुत सारी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज को सूट नहीं करता कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करें, तो जुलाई टू जून कर लेते हैं। इवन 1 अप्रैल टू 31 मार्च भी आप कर सकते हैं, और 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर भी कर सकते हैं। इट शुड बी ए 1 ईयर पीरियड। तो 1 ईयर पीरियड का के एंड के ऊपर 31 दिसंबर एंड है या 30 जून एंड है, उस दिन आपकी क्या पोजीशन है उसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट तो आपके इनकम का स्टेटमेंट हो गया कि पूरे साल आपने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खर्च किए। जैसे मिसाल के ये बैलेंस शीट ले लेते हैं, यू कैन सी दिस। तो ये जो है देखें, ये एक कंपनी का नाम लिखा हुआ टेडी फैब इनकॉर्पोरेटेड। तो पहली लाइन में कंपनी का नाम होता है, दूसरी लाइन में वो स्टेटमेंट कौन सी है वो बताते हैं, और तीसरी लाइन में पीरियड बताते हैं। तो डिसंबर 31 का ये स्नैपशॉट है। इसको स्नैपशॉट इसलिए कहते हैं कि ये चीज़ें 31 दिसंबर के लिए ट्रू है, 1 जनवरी को चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? जैसे इसमें कैश दिखा रहे हैं कि 100,000 का इनका कैश है, हो सकता है उसमें से अगले दिन $50,000 निकाल लें, बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। तो बैलेंस शीट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ये सिर्फ 30 जून को बताते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको अपनी पोजीशन बनाते हैं बताना होता है कभी, तो आप जो है पैंट सूट टाई पहन करके जाते हैं, तो ताकि आप अच्छे लगें। तो बैलेंस शीट में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि 30 जून को बहुत अच्छे लगें, लेकिन 1 जुलाई को फिर वो इतने अच्छे ना रहें। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। जैसे ये कि आप लोग स्टूडेंट हैं ना, तो आपका कमरा बहुत गंदा होता है, वो जब तक कि आपकी अम्मा या बहनें साफ़ ना करें या छोटा भाई साफ़ ना करें। लेकिन आपने अपने विंडो के ऊपर 2 फूल के छोटे छोटे वो रखे हुए, वाज रखे हुए, तो उससे ये जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो बाहर से देखने वाला कहता है कि वाह यार कितनी खूबसूरत कमरा होगा ये। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, मेकअप, लीपा पोती। तो अकाउंटेंट्स भी करते हैं ताकि उनका जो बैलेंस शीट है वो ज़्यादा अच्छा से अच्छा नज़र आए। तो बैलेंस शीट एक इंडिकेटर है। अगर आप उस कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं तो यू नीड टू गो इन डेप्थ फर्दर, तब आपको पता चलेगा कि इस बैलेंस शीट की हकीकत क्या है। तो बड़ा से बड़ा भी बैलेंस शीट बना लीजिए, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 एसेट, जो कि लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। नंबर 2 लायबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, जो राइट साइड पे। ये कन्वेंशनली ऐसा किया जाता है, इसकी कोई वजह नहीं है। और उसके बाद बाज बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आप ये भी देखेंगे, एसेट्स ऊपर लिखे जाते हैं, फिर उसके नीचे लायबिलिटीज और उसके नीचे स्टेक होल्डर्स इक्विटी। ये 3 आइटम्स होते हैं टोटल बैलेंस शीट में। और अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी। इसीलिए आप देखेंगे लेफ्ट साइड का जो टोटल है दैट इज 472,100, वो राइट साइड के टोटल के बराबर है। दे आर इक्वल, दे विल ऑलवेज रिमेन इक्वल। एसेट्स 2 तरह के होते हैं, एक करंट एसेट होता है और एक लॉन्ग टर्म एसेट होता है। करंट एसेट उसको कहते हैं जिसको कि आप कन्वर्ट कर सकें कैश में इजीली, वो करंट एसेट कहलाता है। जैसे आपकी इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल उस पैसे को कहते हैं जो आपने अपने कस्टमर से रिसीव कर लिया, ये सब आपके एसेट है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स में वो चीज़ें होती हैं जो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। जैसे लैंड है तो है, जब तक कि आप उसे बेचेंगे नहीं तो लैंड के इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इस तरह बिल्डिंग बनाते हैं आप, तो बिल्डिंग
20-25 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट आप 10 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जी। और डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं इसको हम अपने टाइम पे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में प्लस या माइनस यूज़ नहीं करते, बल्कि जिस चीज़ को माइनस में शो करना होता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे आप देखें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ब्रैकेट लगा हुआ है, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये टोटल से माइनस हो रहा है। और इसी तरीके से आप देखें ट्रेजरी स्टॉक माइनस हो रहा है, इतना ट्रेजरी स्टॉक इनका एसेट में कम हुआ है, तो उसको ये सारी चीज़ें फिर तो ये एसेट्स हो गया। एसेट्स के बाद जो दूसरी चीज़ होती है लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्या होती है? वो चीज़ें जो आपने पे करनी है दूसरों को, तो उसमें आपकी करंट लाइबिलिटी भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आमतौर पे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। जैसे इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट है 200,000, ये इन्होंने किसी बैंक से लिया होगा 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए। जो लोन आप 1 ईयर से ज़्यादा के लिए लेते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट होता है। और करंट लाइबिलिटीज़ में वो होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, जैसे अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल वो पैसा है जो आप अपने सप्लायर्स को पे करें, एंड यू रेगुलरली पे, फिर ख़रीद लेते हैं, फिर पे करते हैं, इसलिए एक अमाउंट कम ज़्यादा होती रहती है अकाउंट पेएबल। नोट्स पेएबल, जब आप किसी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए और लेस देन अ ईयर, तो बैंक को आप एक साइन करके देते हैं नोट कि जनाब हमने इतना लोन लिया है और इस डेट को हम इसे पे करेंगे, ये नोट्स पेएबल कहलाता है। और एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं लेकिन अभी आपने पे नहीं किया। हम एक्सपेंसेस किस में पढ़ेंगे कि एक्रूअल क्या होते हैं। जैसे आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी 30 जून को एक्रू हो गई, यानी अब आप पे वाजिबुल अदा हो गई, बट यू विल पे सम टाइम इन जुलाई, मे बी 5 जुलाई, 10 जुलाई, लेकिन अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अकाउंटेंट इसलिए रिकॉर्ड कर लेगा कि ये एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपका आमतौर पे लॉन्ग टर्म डेट होता है। जो तीसरा एलिमेंट होता है वो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होता है। स्टॉक होल्डर इक्विटी में जो करंट स्टॉक की वैल्यू होती है, जो आपने मार्केट में शेयर फ्लोट किए हुए हैं, उसकी वैल्यू होती है। और एडिशनल पेड इन कैपिटल की वैल्यू होती है। हम पेड इन कैपिटल जब आईपीओ करते हैं उससे रिलेटेड है, वी विल डिस्कस देयर। और रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग होती है जो आप अर्न कर चुके हैं, कंपनी ने अर्न कर लिया प्रॉफिट की शक्ल में। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो उसके दो मद में उसे खर्च करती है। या तो वो प्रॉफिट तमाम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की शक्ल में दे देते हैं, या तमाम का तमाम अपने पास रख लेते हैं। कंपनी अपने पास क्यों रख लेती है? क्योंकि एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए दे नीड मनी, तो वो फिर प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं। स्टॉक होल्डर्स को डिवाइड नहीं करते, या कुछ डिवाइड कर देते हैं, कुछ रिटेन कर लेते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के। तो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स स्टॉक होल्डर का पैसा है, इसीलिए उसको स्टॉक होल्डर इक्विटी के साथ लिखा गया है। जब कंपनी प्रॉफिट करती रहती है कंटिन्यूसली और डायरेक्टर्स उसमें से ड्रॉ नहीं करते, उसकी स्टॉक होल्डर इक्विटी बढ़ती चली जाती है। तो ये है आपका बैलेंस शीट। फिर इन दोनों को, अगर आपके पास 2 साल के इनकम स्टेटमेंट हो, 2 साल के बैलेंस शीट हो, तो आप उससे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की आखिर ज़रूरत क्यों है? इनकम स्टेटमेंट में तो लिखा हुआ है रेवेन्यू इतना है, एक्सपेंस इतना है और नेट प्रॉफिट इतना है। जी सफरीना। सर बैलेंस शीट तो समझ आ गया कि वो पूरे साल का डाटा होगा एक तरीके से, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट सॉरी, लेकिन बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट होगा, तो मतलब वो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के लिए हमें मतलब किस टाइम की बैलेंस शीट चाहिए? पूरी ईयर का लास्ट जो है उस वक्त की, या कोई भी मतलब उसकी ले सकते हैं? एंड ऑफ द ईयर का करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर 2019 का चाहिए होगा, 2020 का चाहिए होगा, ठीक है, दोनों का एंड ऑफ द ईयर चाहिए होगा। मगर आप दूसरे डेट्स पे भी कंपेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेम डेट हो दोनों में, 2019 का भी और 2020 का भी। लेकिन एनालिसिस पर्पस के लिए एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट लिया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इनकम स्टेटमेंट मौजूद है
उसमें लिखा हुआ है कि नेट इनकम क्या है, बैलेंस शीट मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है 30 जून को कैश की पोजीशन क्या है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की क्या ज़रूरत पेश आ जाती है। कैश फ्लो का मतलब होता है कंपनी में कितना कैश आया और कितना कैश गया। उसकी वजह यह है कि हमारी अकाउंटिंग जो अभी चल रही है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। कैश बेसिस अकाउंटिंग कौन सा होता है? जो निहारी की दुकान पे गुल्लक वाला बैठा होता है, उसके पास जो कस्टमर्स पैसे देते हैं वो अपने उसमें डालता रहता है, जो स्टील का बॉक्स होता है, और जो सप्लायर्स होते हैं उनको उसी में से निकाल करके पेमेंट करता रहता है। एंड में जो पैसे आ जाते हैं वो समझता है ये मेरा प्रॉफिट है। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। जाहिर है बड़ी कंपनीज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे नहीं चलती हैं, बल्कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलती है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि जब आपका कोई एक्सपेंस आता है आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे पे करें या ना करें। जैसे वेजेस पेएबल का क्या मतलब है कि वेजेस पेएबल $5,000, इसका मतलब $5,000 कंपनी ने पे करने लायबिलिटी है, लेकिन कंपनी ने पे नहीं किया। इसलिए इनकम स्टेटमेंट में जो कैश नज़र आ रहा होगा या बैलेंस शीट में जो कैश नज़र आ रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का बैंक बैलेंस भी उससे मैच करे। तो इसलिए फिर कैश फ्लो को बनाने की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली एक्रूअल बेसिस से उसको वापस कन्वर्ट किया जाता है कैश बेसिस पे। मे भी ये थोड़ा सा आप लोगों को ग्रैस्प करने में डिफ़िकल्ट फील हो रहा हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। जब हम इसको करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जी मेहदी साहब। सर वो जो आपने एक एग्जांपल दिखाया था उसका, अभी जो आपने डिस्प्ले किया था, प्रेजेंट किया था, बैलेंस उसमें शीट। मैंने नोट की थी टोटल। हाँ, ये एक सेकंड, ये मैं जूम इन करके देख लूँ मैं। ये टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी और आपके टोटल एसेट्स, ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कोइंसिडेंस है इस केस में, या फिर ये ऐसा ही होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही होता। सॉरी, मैं जब आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था आप नहीं सुन रहे थे, तो मैंने बताया था, अभी बताना भूल गया। वो ये है कि अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस स्टेक होल्डर इक्विटी। इट विल ऑलवेज बी करेक्ट, हमेशा ऐसे ही होगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस स्टेक होल्डर इक्विटी। इसीलिए लेफ्ट साइड का टोटल राइट साइड के टोटल के बराबर है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। और हमारा जो होता है ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है जब एक्सपेंस आता है आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस वजह से आपका एक्चुअल कैश डिफरेंट होता है फ्रॉम द कैश शोन इन योर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा सर, ये अक्रूअल ACCRUAL वाला है या जी जी जी, अप्रूवल? एक्रूअल ओके डबल सी एक्रू एक्रू कर ओके ओके, मैं अप्रूवल समझ रहा था। ओके। एक्रूअल। तो ये एक मसला है अकाउंटिंग में, जिसकी वजह से आपको ज़रा डीपर चीज़ों को चेक करना होता है, वरना कैश बेसिस होता है तो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान होता। दूसरी बात ये है कि ये इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर डेबिट हो रही है किसी अमाउंट से, $5,000 से, उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा। ये हो नहीं सकता कि कोई चीज़ सिर्फ डेबिट हो या कोई चीज़ सिर्फ क्रेडिट हो। अगर कोई चीज़ डेबिट होती है तो वो चीज़ क्रेडिट भी होगी। अभी 1-2 चैप्टर के बाद आपकी डेबिट क्रेडिट की एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। ये हैं बहुत आसान, लेकिन आपको याद रखना पड़ता है कि ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। शुरू में आपको उसकी लॉजिक समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है कि भाई ये, और ना, इसलिए आप अपने जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएं कि जो चीज़ कंपनी के पास आ रही है वो डेबिट होगी, जो कंपनी से जा रही है वो क्रेडिट होगी, ऐसा कुछ नहीं। कुछ आइटम्स हैं जो सिर्फ डेबिट होते हैं और डेबिट ही होते हैं, और कुछ आइटम्स हैं जो सिर्फ क्रेडिट होते हैं और क्रेडिट ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसके लॉजिक फिलहाल मत ढूंढिएगा। अगर ढूंढ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उसकी लॉजिक आपको क्लियर होने शुरू हो जाती है। तो डेबिट क्रेडिट पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, जिसको दिमाग में बैठाने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट दैट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो डेबिट क्रेडिट आसान हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट आसान हो गया तो बाकी चीज़ें सिंपल कैलकुलेशन। ये हो गई बैलेंस शीट की बात, इनकम स्टेटमेंट की बात, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। बेसिकली अकाउंटिंग को आप कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये बिजनेस जिस लैंग्वेज में बिजनेस में बात की जाती है वो लैंग्वेज। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं एज ए पार्टनर, एज एन ओनर, एज एन एम्प्लॉई, तो आपको बिजनेस लैंग्वेज को तो समझना ज़रूरी है, इसलिए अकाउंटिंग को भी समझना ज़रूरी है।
अच्छा, इसमें आपके पास तो भी किताब नहीं है, किताब प्लीज़ आप लोग आज अरेंज कर लीजिएगा। उसमें उन्होंने अकाउंटिंग का प्रोसेस डिफाइन किया है कि अकाउंटिंग होता कैसे है, अकाउंटिंग की चीज़ें होती कैसे। सबसे पहले तो क्या होता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और अकाउंटिंग नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, कंपनी ने हायर किया, उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा कि हायर्ड एन एम्प्लॉय, लेकिन जब महीने का एंड आएगा तो उसको पैसे देगा, तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा। कैश इन्वॉल्व हो गया, कोई इकोनॉमी इन्वॉल्व हो गई, उसको रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा कि वेज सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, ये हम डेबिट क्रेडिट में करेंगे, रिकॉर्ड हो गया। इस तरह सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहली चीज़ होनी ज़रूरी है किसी भी अकाउंटिंग को अप्लाई करने के लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। और अकाउंटेंट फ्यूचर के इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, वो $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और आपको 1 महीने के बाद उसकी $10 मिलियन प्रोजेक्ट के मिल गए, अभी $90 मिलियन नहीं मिले, तो अकाउंटेंट $10 मिलियन को तो अपनी इनकम में लेगा, बाकी $90 मिलियन को भी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन इनकम में नहीं लेगा, क्योंकि ये आपकी अर्नड इनकम नहीं है, ये पैसे आपने अर्न नहीं किए। अभी आपने उसके ऊपर रिसोर्सेज लगाने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, वो सब आप अप्लाई करेंगे, फिर उस पैसे को आप अर्न करेंगे। तो जब उस पैसे को आप अर्न कर लेंगे तो वो अर्न रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेगा। और अगर 100 मिलियन उसके पास आ भी गए, कंपनी ने पूरे एडवांस पेमेंट आपको कर दिया, तो वो सिर्फ $10 मिलियन को रिकॉर्ड करेगा कि ये $10 मिलियन हमारा एसेट है, अर्निंग है, $90 मिलियन हमारी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? पैसे तो आपके पास आ गए जेब में, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो यू हैव टू पे दैट अमाउंट, रिफंड दैट अमाउंट टू द कंपनी। ये हमेशा पास्ट के इवेंट्स को अकाउंट फॉर करता है, फ्यूचर की कुछ चीज़ों को इस तरह से अकाउंट फॉर करता है जैसे आपके फ्यूचर की अर्निंग आ गई है, लेकिन अभी आपने अर्न नहीं किया। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की खास बात है, और उसके ऊपर अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई होता है। अकाउंटिंग का टिपिकल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है जो मोर और लेस पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से आप ICMA यहाँ पे करें, सीमा यहाँ पे करें, आप जाके अमेरिका में जॉब कर सकते हैं, यूरोप में जॉब कर सकते हैं, बिकॉज ये सेम अकाउंटिंग है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन अमेरिकन अकाउंटिंग में और यूरोपियन अकाउंटिंग में बहुत फ़र्क है, कुछ चीज़ें फ़र्क हैं, ये इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, और इसलिए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टैक्स प्रैक्टिसेस में फ़र्क है, चीज़ों को रिकॉर्ड करने के हवाले से जो है वो प्रैक्टिसेस में फ़र्क है। तो उस तरह के फ़र्क में तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। इन जनरली अकाउंटिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये इसलिए भी होना ज़रूरी है कि अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो अगर पाकिस्तान के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखता है किसी कंपनी के, अगर वो सेम प्रिंसिपल्स पे नहीं बनाए गए तो उसको इंटरप्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो। इसलिए जनरली आमतौर पे दुनिया में स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने की और यूनिफॉर्म और हार्मोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो जब अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, वो कन्वर्ट हो गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो उनमें से आपने कोई डाटा निकाल लिया जो अकाउंट्स पेएबल का है, कोई डाटा निकाल लिया जो अकाउंट रिसीवेबल का है, कोई डाटा निकाल लिया जो आपका वेजेस पेएबल का है। आप देख सकते हैं उसके लिहाज से कि वे आप कितना पेएबल है, कितना रिसीवेबल है, कितने वेजेस देने हैं, तो उस लिहाज से चीफ एग्जीक्यूटिव के पास कैश होना चाहिए। तो ये डिसीजन मेकर्स फिर उसको यूज़फुल इसके लिए यूज़ करते हैं। ये जो रिपोर्टिंग होती है और एंट्री होती है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, इसको कहते हैं मैनेजेरियल अकाउंटिंग। और जो कॉस्टिंग होती है, जैसे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ज़्यादातर ये चीज़ें किसमें कवर होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। वो भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, देखने में तो बहुत आसान है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड,
लेकिन वो कॉस्ट अकाउंटिंग के फील्ड में आता है, उसके कॉस्ट अकाउंटेंट लोग हैं ICMAP वाले जो है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ज़्यादा उनका फोकस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो CPA होते हैं उनका ज़्यादा फोकस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, और जो बाकी जो लोग उसमें काम करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, डेटा एंट्री, टेबुलेशन, इस तरह की चीज़ें। और एक और अकाउंटिंग होती है, उसको कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स पर्पस के लिए जो रेवेन्यू है वो कहता है कि जनाब आप इस तरीके से हमें अपना इनकम स्टेटमेंट बना के दिया करें, अपनी अर्निंग्स को इस तरह से टेबुलेट करके दिए। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिहाज से आप उनको प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड है, स्पेशलाइज फील्ड है, उसको टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। और टैक्स अकाउंटिंग में फिर जाहिर है कि चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक मेजर काम ये होता है कि किस तरीके से कंपनी को कम से कम टैक्स देना पड़े, कौन से रूल्स को किस तरह से यूज़ किया जाए, तो इसलिए वो बहुत स्पेशलाइज फील्ड हो जाती है। तो ये भी लीगल है एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सप्लेन के वाई यू हैव डन दैट थिंग दैट वे। इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज़र की एक बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत बड़ी से बात है, काफ़ी बड़ी लिस्ट दी है इन्होंने, जो आपके इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। आपके जो अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन होता है उसके सबसे बड़े यूज़र तो आपकी मैनेजमेंट खुद होती है, उसको डिफरेंट फॉर्म में उनको आपके पास आता है। जैसे अगर आप टेक्निकल डायरेक्टर हैं, कहाँ गई हमारी टेक्निकल डायरेक्टर शुमाइला, तो जो शुमाइला हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि मज़दूरों को कितने एक्सपेंसेस दिए गए, वेजेस दिए गए, और मेंटेनेंस में कितना खर्च हुआ, नए इक्विपमेंट्स कितने आए। तो शी इज़ ए यूज़र ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। फिर इन्वेस्टर्स इसको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी पे इन्वेस्ट करना होता है, शेयर्स खरीदने होते हैं या बेचने होते हैं, तो वो देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है, फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट्स किया जा रहा है। फिर क्रेडिटर्स इन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, बैंक्स, क्रेडिटर्स से मुराद है मेनली बैंक्स। बैंक्स इन इन्फॉर्मेशन को इसलिए देखते हैं कि बैंक उन लोगों को सिर्फ लोन देता है इनके बारे में बैंक मेक श्योर करता है कि दे विल पे बैक। तो क्रेडिटर भी इसको एनालाइज करते हैं, मैनेजर्स उसको डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, ओनर्स यूज़ करते हैं। ओनर्स देखते हैं कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट रिटेन हो गया, कितना नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये सब AGM में इसकी बहसें चलती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि कितना रिटेन किया जाएगा, कितना फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रिटेन किया जाएगा और कितना इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज ए प्रॉफिट। फिर एम्प्लॉयज़ भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी नई कंपनी को ज्वाइन करने जाऊंगा तो मैं उनके वेबसाइट पे जाके उनका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होने के करीब है, वैसे कंपनी को ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, या उसके और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले मैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखूंगा, उससे मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कंपनी कितनी स्टेबल है। उसके अलावा रेगुलेटर्स यानी टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, फेडरल ट्रेड कमीशन, हमारे यहाँ जो है वो EPB है, जिसका नाम अब इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन रख दिया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये सब भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, यानी टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर जो आपने टैक्स दिया है वो एज पर लॉ है। फिर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी उनको प्रोवाइड की जाती है, उसमें से एक प्रॉफिटेबिलिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है, विच इज़ बेसिकली इनकम स्टेटमेंट। फिर फाइनेंशियल पोजीशन की, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, विच इज़ बेसिकली बैलेंस शीट, और फिर कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। डिसीजंस, किन डिसीजंस को ये सपोर्ट करते हैं, परफॉर्मेंस इवेलुएशन, कंपनी परफॉर्मेंस कैसी है, स्टॉक की पोजीशन कैसी है, इसमें इन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए। टैक्स स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, उसके मुताबिक जाहिर है कि हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि विद इन द बाउंड्री रहे, लेकिन कम से कम टैक्स पे करें। ओके, उसके बाद लेबर रिलेशंस, रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी को स्ट्रेटजी बनाती है, अब स्ट्रेटजी तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अगर उस स्ट्रेटजी के मुताबिक
उनके पास कैश नहीं है तो उसमें पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए जब स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं तो उस वक्त ये भी देखा जाता है कि कंपनी की कैश पोजीशन क्या है, ताकि वो ये इवेलुएट कर सकें कि कितना कैश कंपनी के पास है और कितना कैश वो क्रेडिटर्स से ले सकते हैं या स्टॉक होल्डर से ले सकते हैं। फिर लैंडिंग बोरोइंग डिसीजन के लिए ऑफकोर्स यूज होता है। बैंक जब लैंड करता है उसके लिए वो इनके स्टेटमेंट देखता है, या बोरो करता है, कंपनी बोरो करती है किसी से तो वो उनकी पोजीशन देखती है। तो इस तरह करके इन इंफॉर्मेशन का यूज होता है। ओके, ये मैं आप लोगों को 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद जरा सा हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देखिए अकाउंटिंग, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई आपको कि देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है। आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं, वो एंट्रीज करते हैं, फिर उसको आप इन शेप्स में लाते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या दूसरे तरह के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आप बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन उस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू बेनिफिट। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते वो भी मैं बताता हूँ। जी सफरीना। सर इसे ऑडिट करना, जो कहते हैं कंपनीज का ऑडिट हो रहा है, उसमें यही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है? जी, इन्हीं इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उनके सपोर्ट्स देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक काम किया है या नहीं किया। तो ऑडिट के लिए एक्सटर्नल ऑडिट फर्म्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होते हैं, जो एनुअली ऑडिट करते हैं पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। सोल प्रोवाइडर को ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑडिटिंग फर्म का मकसद ये होता है कि मेक श्योर करें, सर्टिफाई करें कि ये सही अकाउंटिंग प्रैक्टिस करें। तो इसलिए जो चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती उनके अंदर एस्टिमेट से भी काम लिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ऑफिस सप्लाईज खरीदती है 10 लाख रुपए, और अप्रैल के महीने में ख़रीद रहे हैं तो वो अप्रैल में ही एक्सपेंस में ले लिया उन्होंने, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है वो अप्रैल में भी यूज़ हो, मई में भी यूज़ हो, जून में भी यूज़ हो। लेकिन तरीका ये है कि भाई तो 3 महीने यूज़ होगा तो 3.5 लाख 3.25 लाख हर महीने में वो लिखे। और इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है कि एक एक पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर उसको कैलकुलेट नोट करे, फिर उनकी प्राइस कैलकुलेट करे और फिर एग्जैक्ट अमाउंट डाले। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी के ख़िलाफ़ है। इसके ऊपर आपका बहुत कॉस्ट लग जाएगी और उसकी कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए वो एक ही दफ़ा उसको एक्सपेंस में ले लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3 महीने में इवेंटली। लेकिन हो सकता है जून के महीने में आपके ज़्यादा स्टेशनरी खर्च हुई हो। तो इस किस्म की प्रैक्टिकलिटी को देखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में जाएंगे, हर दिन हर महीने आप स्टॉक टेकिंग करें अपने ऑफिस सप्लाईज की, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो इसलिए वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट होती है एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड इन ए रीजनेबल कॉस्ट। और उसमें थोड़ा सा अगर एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े एंड इट्स ओके, प्रोवाइडेड आप ऑब्जेक्टिविटी को नहीं छोड़ दें। हम वो सब बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद बेसिक फंक्शंस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इन्होंने बताए हैं। बेसिक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये बताई है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के जो इफेक्ट हुए हैं उनको इंटरप्रेट करना और रिकॉर्ड करना। जैसे कोई लैंड परचेज की गई, कोई गाड़ी परचेज की गई, कोई प्रोडक्ट सेल किया गया, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर नाम देते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली अपनी जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। एक काम तो ये होता है। और फिर सिमिलर किस्म के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एक जगह पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे हो सकता है अकाउंट्स पेएबल आपको सप्लायर ए को भी देने हैं, बी को भी देने हैं, सी को भी देने हैं, डी को भी देने हैं, लेकिन वो 4 दफ़ा नहीं दिखाएंगे आपको बैलेंस शीट में कि अकाउंट्स पेएबल सप्लायर ए, अकाउंट्स पेएबल सप्लायर बी, अकाउंट्स पेएबल सप्लायर डी, बल्कि वो टोटल करके बता देंगे, क्लासिफाई कर देंगे उसको एक ग्रुप में, अकाउंट्स पेएबल टोटल ये है। इसी तरह वेजेस पेएबल ये है। अब वो डिफरेंट एम्प्लॉइज़ को होते हैं लेकिन वो उसकी डिटेल में नहीं जाते, बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं। जी मेरी साहब।
सर अकाउंट्स पेबल के हवाले से सवाल है कि जैसे आपने कहा बैलेंस शीट में नॉर्मली प्लस और माइनस साइन इस्तेमाल नहीं होता, अकाउंट्स पेबल पॉजिटिव हुए दैट मींस ये कंपनी की क्रेडिट होती है, डेबिट होती है? यार इसको It's हम उसी credit. अभी डेबिट पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली अकाउंट्स पेबल एक लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, ठीक है। ओके सर। लेकिन ये उसी जगह पे डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी चीज़ है कि सारी चीज़ों को फिर वो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लासिफाई कर देते हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स में, फिर उसे समराइज करके डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देते हैं। ये है अकाउंटेंट का काम। अच्छा, हु डिज़ाइंस एंड इंस्टॉल्स अकाउंटिंग सिस्टम? तो बेसिकली इसके अंदर जो है ना अकाउंटिंग सिस्टम के जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती है उसमें अकाउंटेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन्हें कॉस्टिंग और इस सब की चीज़ों के लिए प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए ये सारे लोग मिलकर के इस सिस्टम को चलाते हैं। आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, ठीक। हम इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगर किसी को बहुत कम समझ में आया है तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रेंथन होते हैं।